अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। बेटा कनेक्ट हो जाइए। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। तो लास्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ के आए हैं भाई, है ना। वो कैट्रो हाइपोथेसिस पढ़ी थी हमने। उसके बाद अभी हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना बेटा। हम लोग को आज के टॉपिक क्या पढ़ना है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चलिए फिर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। आप अपने ना ईयरफोन कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वेबकैम मैं अब नहीं दिखाऊंगा। अब मैं सीधा बोर्ड आएगा। ठीक है भाई, बोर्ड के ऊपर डायरेक्टली ही चलते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए बेटा, अब हमारे पास ना क्या होने वाला है, हमको स्टडी करनी है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। ठीक है भाई, और आज ही की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट को भी। तो देखिए बेटा, सबसे पहले एटम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एटम क्या होता है? ये अल्टीमेट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, है ना भाई। जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाएगा हमारे लिए? एटम। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एन एटम, है ना भाई। तो जो हमारे पास एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल अल्टीमेट है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एटम का नाम देते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको पढ़िए भाई, क्या लिखा है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एज एन एटम। मतलब क्या बोल रखा है यहाँ पे कि जो हमारे पास एलिमेंट है उसका सबसे छोटा पार्टिकल वो खुद अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है या फिर किसी के साथ कंबाइन होके भी एग्जिस्ट करेगा, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एटम का। तो एटम के लिए क्या बात समझ में आई बेटा? कि एटम हमें दो स्टेट में मिल सकता है। एक तो हमें फ्रीली भी मिल सकता है कि फ्री स्टेट में मिल जाए, और एक हमें किस स्टेट में मिल सकता है बेटा? कंबाइंड स्टेट में मिल सकता है। कंबाइंड स्टेट मतलब क्या? कि वो किसी के साथ बॉन्ड बना के मिले। ठीक है भाई, किसी के साथ बॉन्ड बनाकर मिलेगा हमें। तो ये लिखा हुआ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कि मतलब वो हमें फ्री स्टेट में भी मिल सकता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम लोग बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम एक ऐसी गैस है जो फ्री स्टेट में उसका एटम हमें सीधा मिल जाएगा। लेकिन कंबाइंड स्टेट में देखें तो जैसे हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने के बाद ही मिलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसको जब हम तोड़ेंगे तो अल्टीमेटली हमें एक जो फाइनल पार्टिकल मिलेगा वो क्या होगा? एटम ही होगा। आगे पढ़ते बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है? द एटम ऑफ सर्टेन एलिमेंट सच एज हाइड्रोजन, देखिए भाई, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा आर नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर हाइड्रोजन की एटम की बात करें तो अकेला हाइड्रोजन का एटम नहीं मिलेगा। ये हमें किस फॉर्मेट में मिलेगा? H2 के फॉर्मेट में मिलेगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ये हमें किस फॉर्मेट में मिलेगा बेटा? O2 के फॉर्मेट में मिलेगा। और नाइट्रोजन एटम की बात करें तो ये हमें किस फॉर्मेट में मिलेगा? N2 के फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारे पास? आर नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वेयर एज एटम्स ऑफ हीलियम, तो जैसे हीलियम का, तो वो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। हीलियम का एटम अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। फिर उसके बाद किसका आएगा? नियॉन का। और ये देखो बेटा, ये सारी की सारी नोबल गैसेस हैं, तो ये किसी के साथ बॉन्डिंग करना प्रीफर नहीं करते हैं, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब। तो इसके बाद क्या लिखा है? ऑल द एलिमेंट्स कंपोज्ड ऑफ एटम्स, सभी के सभी एलिमेंट किससे मिलके बने हुए हैं? एटम से मिलके बने हुए। और हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 118। तो मतलब 118 डिफरेंट टाइप के एटम्स भी होंगे हमारे पास। कितने? जब 118 एलिमेंट है तो उनके भी उनके उनसे रिलेटेड हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए एक एटम होगा। तो 118 एटम्स भी होंगे हमारे पास डिफरेंट टाइप के। ठीक है भाई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है? मॉलिक्यूल। ये सारी चीज़ें तो हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th के अंदर ही डिस्कस कर लेते हैं। अब जो क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? तो मॉलिक्यूल की बात करें, when two or more atom of different element combine, मतलब यहां पे वही बात हो रही है जो एटम की हम लोग बात कर रहे थे, अब वो हमें कंबाइंड फॉर्म में मिल जाए। किस में मिल जाए? कंबाइंड फॉर्म में। एटम कंबाइंड फॉर्म में मिल जाए।
तो हम उन्हें क्या नाम देंगे, मॉलिक्यूल का। तो व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, मतलब एक कंपाउंड का जो छोटा पार्टिकल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ऐसे नोटिस करो कि जैसे हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट से सबसे छोटा पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल क्या होगा, हमारे पास एटम होगा। और अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है भाई, कोई कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड में सबसे छोटा पार्टिकल हम क्या मानेंगे, मॉलिक्यूल को। और अगर हम उस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देंगे तो वो हमें फाइनली कहाँ ले जाएगा बेटा, एटम तक ही लेके जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, बट मॉलिक्यूल्स क्या होते कि वो हमारे पास कंपाउंड ही होते एक तरीके से, बट क्या होगा उनके अंदर दो या दो से ज्यादा एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है भाई, उसके बाद क्या बोल रखा है, फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट एंड आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब यहाँ पे खास बात क्या है कि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब ये किसी के साथ कंबाइन हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं रहेगा। दस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। तो सबसे छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो क्या होगा हमारे लिए, मॉलिक्यूल होगा। ठीक है भाई, और मॉलिक्यूल को अगर हम तोड़ेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएंगे, एटम्स मिल जाएंगे। इसके बाद क्या बोल रखा है, दस अ मॉलिक्यूल कंटेन टू और मोर एटम, तो मतलब मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से ज्यादा एटम प्रेजेंट होंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है बेटा। ठीक है भाई, कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, उसके मॉलिक्यूल की वजह से होती हैं। ठीक है भाई, वो किसकी वजह से होंगी, उसके मॉलिक्यूल की वजह से होंगी। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे वो उनके मॉलिक्यूल्स की वजह से होंगी। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें ना एक टॉपिक और पढ़ना है, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे लिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और एक होते हैं हमारे पास हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये इनके बीच में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस होता है कि भाई अगर बात करें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो ये बनते हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है भाई, तो क्या बोला मैंने, सेम टाइप्स ऑफ एटम होंगे तो होमो एटॉमिक होंगे, और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे तो क्या होंगे वो हमारे लिए हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे। अब ये एटॉमिक वर्ड क्या है, तो इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, एटॉमिसिटी के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, ये होता है हमारे लिए नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है। ठीक है भाई, अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो होमो एटॉमिक के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, है ना भाई, किसकी बात करें, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो मोनो एटॉमिक के अंदर क्या आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ जाएंगे। अगर डाई एटॉमिक की बात करें, डाई एटॉमिक की बात करें तो वहां पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, और क्या आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, और क्या आ सकता है, हाइड्रोजन गैस आ सकती है। तो ये सारे डाई एटॉमिक की तरह आ सकते हैं। अगर बात करें ट्राई एटॉमिक की, ट्राई एटॉमिक होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, ट्राई एटॉमिक के अंदर, ट्राई एटॉमिक के अंदर ओजोन आ सकती है, O3 आ जाएगी।
ठीक है, इसी तरीके से हम लोग पॉली एटॉमिक भी बना सकते हैं। इधर पे बात करें बेटा, अगर हम लोग यहाँ हेट्रोन्यूक्लियर के अंदर बात करते हैं, तो हेट्रोन्यूक्लियर के अंदर क्या होता है हमारे पास, जैसे ऐसे मॉलिक्यूल, जैसे CO2 की बात करें, H2O की बात करें, तो ये सारे के सारे हमारे लिए कैसे हो जाएंगे, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो जाएंगे, NH3। तो ये हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है भाई, इनकी एटॉमिसिटी भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है हमारे लिए एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ना है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहां पे मैंने सबसे पहला पॉइंट जो यहां पे नोट किया है वो क्या है, द एब्सोल्यूट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम फाउंड आउट टू बी, मतलब अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम देखें, हाइड्रोजन का एक एटम उठाएं, उसका मास निकाल के देखें, तो वो मास कितना निकल के आता है, उसका मास निकल के आता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देखो ये कितना छोटा है। सच एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर आर वेरी इनकन्वीनियंट फॉर कैलकुलेशन, मतलब इतने छोटे नंबर से हम लोग कैलकुलेशन करना तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात है ना भाई। तो फिर क्या किया, द डिफिकल्टी वॉज ओवरकम बाय एक्सप्रेसिंग द एटॉमिक मास एज रिलेटिव मासेस। उनको हम किसकी तरह रिप्रेजेंट करने लगे, रिलेटिव मासेस की तरह रिप्रेजेंट करने लगे। विथ रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस लेंगे उसके रिस्पेक्ट में उसका मास कैलकुलेट करने लगे। तो इसके आगे हम लोग जो बनाएंगे वो बनता है एटॉमिक मास यूनिट। इसके आगे क्या बनता है, एटॉमिक मास यूनिट बनेगा। मतलब क्या खास बात है, अगर हम लोग एक एटम की कैलकुलेशन से डील करें, इसका मतलब क्या हो गया भाई, अगर ये मास और हाइड्रोजन का एटम का इतना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 0.0000, ऐसे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, कई सारे जीरो लगाने पड़ेंगे, उसके बाद कितना लिखना पड़ेगा, 16736 ग्राम, ऐसे लिखना पड़ेगा भाई। तो ये देख रहे हो, ये जीरो से भी कितना छोटा मास है, बहुत छोटा मास है ये, बहुत छोटा। तो इससे डील करना हमारे बस की बात नहीं है। तो हम क्या करना चाहते हैं, जब इतनी छोटे मासेस की बात चल रही है तो हम इनको ग्राम्स में तो डील नहीं कर सकते। किस में डील नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डील द मास ऑफ एटम, द मास ऑफ एटम इन ग्राम, इन ग्राम और किलोग्राम, और किलोग्राम। therefore therefore we need some another unit, some another unit। तो हमें उनके लिए एक अनदर नई यूनिट बनानी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो वो हम लोगों ने क्या तरीका निकाला कि भाई एक की कोई स्टैंडर्ड सेट कर दो, उसके रिस्पेक्ट में मास निकाल लो, है ना भाई। किसी सब्सटेंस का मास स्टैंडर्ड सेट कर दो और उसके रिस्पेक्ट में नया मास निकालते रहो। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन था। क्या बोला हमने कि जब हम लोग इतने छोटे मास से डील करेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन अगर हम लोग बात करें किसके, स्टैंडर्ड सब्सटेंस हम फिक्स कर दे, उसका मास के रिस्पेक्ट में निकालें, तो फिर क्या होगा हमारे पास भाई, हम उसके मतलब कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब हम लोगों ने जो डिसाइड किया वो क्या डिसाइड किया, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे डिफाइन किया जाएगा, इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास। देखो भाई क्या बोला गया, डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास, मतलब वो क्या है हमारे लिए, रिलेटिव मास है। ठीक है भाई, ऑफ एन एटम विथ रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, है ना भाई। तो अगर हम लोग बात करें कि हमें एटॉमिक मास को डिफाइन करना, तो एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करेंगे, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन एटम, हमें जिस भी एटम का मास निकालना है, अपॉन 1/12 टाइम्स मास ऑफ कार्बन 12 एटम।
है ना भाई, ये C12 वाला आइसोटोप हमने चूज किया, इसके रिस्पेक्ट में इसका 1/12 कर दिया, तो वो भी जो हमारे पास स्टैंडर्ड सेट हुआ, जैसे अभी मैं यहाँ पे बोल रहा था ना कि हमको क्या सेट कर देना, स्टैंडर्ड सब्सटेंस सेट कर देना। तो स्टैंडर्ड सब्सटेंस हमने कौन सा ले लिया भाई, स्टैंडर्ड सब्सटेंस कौन सा ले लिया, वो स्टैंडर्ड सब्सटेंस हो गया हमारे पास 12C, मतलब कार्बन का 12 नंबर वाला आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं भाई, जो हमारे पास जिनका सेम एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो एक कार्बन का एटम जिसका मास कितना था 12, उसको हमने क्या माना है, स्टैंडर्ड सब्सटेंस माना है। लेकिन हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो कैसे सेट किया है, वो किया है 1/12 टाइम्स, 1/12 टाइम्स मास ऑफ C12 एटम, C12 एटम। तो ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, ठीक है भाई। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे आगे चल के, 1 AMU बोलेंगे। तो एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, किसी भी सब्सटेंस का या फिर एक एटम का मास निकालो, किसके रिस्पेक्ट में, 1/12 टाइम्स मास ऑफ C12 एटम, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एटॉमिक मास बोल देंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब हम लोगों ने जो बात करी है ना कि 1 AMU कितना होता है, वो होता है 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 टाइम्स, 1/12 टाइम्स मास ऑफ C12 एटम, C12 एटम। तो अगर हम लोग कार्बन 12 एटम का मास निकाल लेते हैं बेटा, उसको 1/2 से डिवाइड कर देते, तो हमारे 1/12 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास 1 AMU आ जाता है। ये एक नई यूनिट हमने डिफाइन की है, जिसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। और ये किसने डिफाइन की है भाई, IUPAC ने डिफाइन की है भाई। किसने डिफाइन की है बेटा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट बोल दो, है ना भाई। 1961 में हमारे पास जो इंटरनेशनल यूनियन केमिस्ट्री की है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, उन्होंने क्या डिफाइन किया है भाई, इसको डिफाइन किया, किसको, 1 AMU को। कैसे डिफाइन किया गया, इट इज दी 1/12 टाइम्स मास ऑफ C12 एटम। मतलब आप कार्बन 12 एटम का मास निकालो, उसमें 1/12 का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हमारे पास कितना आ जाता है, 1 AMU आ जाता है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ठीक है। और 1 AMU की वैल्यू कितनी आती है, वो ये लिखी हुई है, देखो भाई। 1 AMU इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज इक्वल्स टू 1.66056 टाइम्स 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये किसके बराबर आता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम के इक्वल आता है, ठीक है भाई। अब हाइड्रोजन का मास देखो बेटा कितना लिखा हुआ है, 1.6736। तो अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना है, क्या निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा हमारे लिए, देखो मास ऑफ हाइड्रोजन रखेंगे हम, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा, 1.6736 टाइम्स 10 टू द पावर -24 अपॉन कितना करेंगे हम लोग, 1.66056 टाइम्स 10 टू द पावर -24। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.008 AMU। कितना आ जाएगा बेटा, 1.008 AMU के इक्वल आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हाइड्रोजन का मास आ गया 1.008 AMU, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे क्या खास बात है कि हाइड्रोजन का मास 1 से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। कैसा आ रहा है, 1 से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है ना भाई। और एग्जैक्टली 1 ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग तो क्या सोच रहे थे कि हमने तो ये सोचा था कि जो भी एटम का मास होता है उसके न्यूक्लियस की वजह से है भाई। अब ये हाइड्रोजन का एटम है तो इसमें न्यूक्लियस होगा, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है भाई। ये होगा, इलेक्ट्रॉन तो मासलेस है, तो जो भी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है ना हाइड्रोजन का, इस न्यूक्लियस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और साथ में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। इन्हीं की वजह से तो मास होता है, इन्हीं की वजह से तो मास होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हम लोगों ने चेक किया, अब बताओ प्रोटॉन्स आधे तो हो नहीं सकते, न्यूट्रॉन्स भी आधे नहीं हो सकते, लेकिन फिर जब हमने हाइड्रोजन का मास देखा, वो कितना निकल के आया, 1.008 AMU निकल के आ गया। तो अब खुद सोच के बताओ, एक प्रोटॉन का मास
1 AMU है, तो इधर पे एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट, तो हाइड्रोजन का मास कितना आना चाहिए? 1 AMU आना चाहिए। लेकिन आ कितना रहा है बेटा? 1.008 AMU। तो फिर यहां पे ऐसी क्या बात हो गई कि ये मास हमारे लिए डिफरेंट आ रहा है, ज्यादा आ रहा है 1 AMU से? तो इसी चीज को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बेटा किसकी मदद से? एवरेज एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट से। किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एवरेज एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि अगर हाइड्रोजन की बात छोड़े, मतलब कोई और एलिमेंट लेते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कार्बन लेके बताता हूं। ध्यान से देखो, तो कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। कौन कौन से आइसोटोप होते हैं भाई कार्बन के? कार्बन के आइसोटोप होते हैं हमारे पास C12 होता है, C13 होता है, और C14 भी होता है। तो मतलब कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट है नेचर में। और वो कितना? C12 वाला भी है, C13 वाला भी, और C14 भी है। लेकिन सबका एटॉमिक नंबर सेम है, 6 है सबका एटॉमिक नंबर, है ना भाई? लेकिन इनके मास क्या है? डिफरेंट है। ये 6 ही है, लेकिन इसका मास कितना है? 12 है। इसका मास कितना है? 13। इसका मास कितना है? 14। अब क्या हुआ, अगर हम इसका मास देखें, अगर आप पीरियोडिक टेबल खोल के देखोगे उसके मास, तो वो कितना निकल के आएगा? इसका मास निकल के आएगा 12.001 म्यू, या फिर AMU बोल दो। म्यू का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। यू का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास भी यूज कर सकते हैं, AMU भी लिख सकते हैं बेटा, सब सेम ही है। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने यूनिफाइड मास AMU को हटा के म्यू लिखना स्टार्ट कर दिया, तो फिर वहां पे हम लोग म्यू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, तो AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये दोनों सेम है। अब कार्बन का जब हमने कैलकुलेट करके निकाला तो कितना है? 12.001 म्यू निकल के आया। तो ऐसा क्या हो गया कि इसका 12.001 निकल के आया? अब हम बताता हूं कि हमारे पास कार्बन के ये 3 आइसोटोप हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। कितने आइसोटोप है? 3 आइसोटोप है कार्बन के। इन तीनों आइसोटोप पे अगर हम लोग बात करें बेटा, तो क्या होगा? यहाँ पे खास बात क्या है कि नेचर में ये कितने परसेंटेज मिलते हैं। इनकी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो आप नोटिस करोगे कि ये वाला जो कार्बन का आइसोटोप है, 12 वाला आइसोटोप है, कितना मिलता है हमें? 98.892% मिलता है। ठीक है भाई, ये नेचर में हमें कितना मिलता है? 98.892% मिलता है। और 13 वाला अगर हम बात करें तो ये हमें नेचर में मिलता है 1.108% के आसपास मिलता है। और इसकी बात करें बेटा, तो ये देखना कितने परसेंटेज मिलता है? 2 × 10⁻⁻⁻⁻। सोचो कितना कम है, यानी कि 0.0000000 ऐसे 10 जीरो लगा, फिर 2% लिखो, इतना कम परसेंटेज मिलता है। तो अब इनके मासेस को अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें, इनका एवरेज निकाल के देखें, इनका मास देखो, अगर इनका मास देखें तो कितना मास है इसका? इसका मास होता है 12, इसका मास कितना निकल के आता है? 13, और इसका मास कितना निकल के आता है? 14। तो आप इनका एवरेज निकालोगे, क्या निकालोगे? एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? एवरेज निकालने का तो सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 12 × 98.892 कर दो। ठीक है भाई, प्लस करो कितना? 13 × 1.108 कर दो। ठीक है भाई, प्लस क्या करो? 14 × 2 × 10⁻⁻10 कर दो। ठीक है, इन सभी को डिवाइड कर दो कितने से भाई? 100 से। 100 से क्यों डिवाइड कर दो? क्योंकि टोटल परसेंटेज तो 100 ही होगी ना। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट 12.001 आ जाएगा। तो ये एवरेज एटॉमिक मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एवरेज एटॉमिक मास। इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन देता हूं बहुत ही सिंपल सा, और एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है भाई, मैं क्या बोलता हूं कि कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा।
फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो अब मैं आपको डेटा लिख के दे रहा हूं, आप उसका मास लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं एक टेबल बना देता हूं। देखिए भाई, यहां पे क्या लिखा हुआ है, आइसोटोप्स। यहाँ पे आइसोटोप्स लिखते हैं हम, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, आइसोटोप्स का मास। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या गिवन है, अबंडेंस। अबंडेंस मतलब कितने परसेंट मिलता है वो हमें, अबंडेंस गिवन है यहाँ पे आपको। ठीक है भाई, तो क्या क्या गिवन है यहाँ पे आपको, गिवन है 36 AR आर्गन, और उसका मास 36 वाला आइसोटोप है। और यहाँ पे 38 AR है, मतलब आर्गन है 38 मास वाली, और यहाँ पे 40 AR। इनका मास कितना कितना गिवन है वो भी देख लेते बेटा। तो 36 वाले का मास गिवन है 35.96755, ये इसका एटॉमिक मास गिवन है। ठीक है भाई, इसका जब हमने देखा तो ये निकल के आया 37.96272, और इसका देखा तो कितना निकल के आया 39.9624। और इनकी परसेंटेज भी गिवन है बेटा। इनकी परसेंटेज कितनी गिवन है, ये 0.337% है, और ये कितना गिवन है, 0.063% है, और ये वाला हमें गिवन है 99.600%। ठीक है भाई, 99.600%। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखो, कितना ही बेवकूफ वाला क्वेश्चन है भाई। क्या इधर पे क्या करना है, बस एवरेज ही तो निकालना है। तो हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसे, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आर्गन वुड बी इक्वल टू हाउ मच, कितने किसके बराबर होगा बेटा। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें वही सॉल्व ही करना है भाई। 35.96755 मल्टीप्लाइड बाई 0.337 टाइम्स प्लस 37.96272 टाइम्स 0.063 प्लस क्या करना पड़ेगा, 39.9624 मल्टीप्लाइड बाई 99.600 होल अपॉन, इस पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वो आंसर अगर आप सॉल्व करके निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे 39.948 AMU आ जाएगा। कितना आ जाएगा, AMU। ठीक है भाई, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, या फिर ग्राम पर मोल भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा, वो होता है ग्राम एटॉमिक मास। क्या होता है भाई, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्राम एटम की भी बात कर लेते हैं, ग्राम एटम। सेम ही चीज है भाई, ग्राम एटॉमिक मास बोलो या फिर ग्राम एटम बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, अब यहां पे होता क्या है कि व्हेन वी रिप्रेजेंट atomic mass in gram, in gram, called as gram atomic mass।
उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, ग्राम एटॉमिक मास देंगे। ठीक है भाई। तो अगर हम लोग किसी एलिमेंट का मास ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसे क्या नाम देंगे, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है भाई। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। तो एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा है। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का भी हमने मास देखा था, कितना होता है, 1.008 AMU होता है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 1.008 ग्राम भी लिख सकता हूं। ठीक है भाई। हाइड्रोजन का मास कितना लिख सकता हूं, 1.008 ग्राम, है ना भाई। तो द ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या है भाई, ग्राम एटॉमिक मास किसका है, हाइड्रोजन का। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन वुड बी इक्वल टू 1.008 ग्राम। ठीक है भाई। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्राम एटम भी बोल सकते हैं। ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, 1.008 ग्राम। ठीक है भाई। ये हमारे लिए बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पे और देख लेते हैं बेटा। जैसे हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं सिंपल कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम लेते हैं, मान लेते हैं कार्बन की बात कर लेते हैं। तो कार्बन के लिए हमारे पास कितना होता है, 12 AMU होता है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर मैं निकालना चाहता हूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो वो कितना हो जाएगा हमारे लिए, 12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है भाई। या फिर मैं क्या बोलूं, ग्राम एटम ऑफ कार्बन, वो भी हमारे लिए कितना आएगा बेटा, 12 ग्राम ही आएगा, क्योंकि सेम ही चीज है। ठीक है भाई। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मॉलिक्यूलर मास का बेटा। किसका टॉपिक आएगा, मॉलिक्यूलर मास का टॉपिक आएगा। ठीक है भाई। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है मॉलिक्यूलर मास का। अब यहां पे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई, मॉलिक्यूल का मास। क्या होता है भाई, मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का मास अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। अब मॉलिक्यूल का मास कैसे, जैसे एग्जांपल के साथ ही समझा देता हूं। जैसे हमारे पास H2O है, तो H2O का मास निकालना है, तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो इनका मास कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं निकालना चाहता हूं मास ऑफ H2O, वो कितना आएगा हमारे लिए, 2 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 16, दिस इज इक्वल्स टू 18 AMU। ये किसके बराबर आ जाएगा, 18 AMU के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली आप डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेके उनके लिए सॉल्व कर सकते हो। जैसे और सॉल्व कर लेते, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक तो कार्बन है और 2 क्या है हमारे पास बेटा, ऑक्सीजन है। तो इसके अंदर अगर मैं क्या निकालना चाहता हूं, मास फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो किसके बराबर आएगा, 1 टाइम्स 12 प्लस 2 टाइम्स 16। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 32 दैट इज इक्वल्स टू 44 AMU। ये किसके बराबर आ जाएगा, 44 AMU के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद जैसे हमने अभी ग्राम एटॉमिक मास निकाला, इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, व्हेन वी रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो क्या लिखूंगा, व्हेन वी रिप्रेजेंट, व्हेन वी रिप्रेजेंट molecular mass, molecular mass of a substance, of a substance in terms of gram, in terms of gram, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा भाई, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं भाई, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि मुझे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, मान लेते हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर पूछा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो दैट वुड बी इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक है भाई। वो किसके बराबर हो जाएगा, 18 ग्राम के। या फिर हमसे बोला जाए ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रो
वाटर, तो वो भी हमारे लिए कितना होगा 18 ग्राम। ठीक है भाई, सेम ही चीज है, जैसे ग्राम एटॉमिक मास पढ़ के आए थे, ग्राम एटम पढ़ के आए थे, वैसे यहां पे क्या हो जाता है भाई हमारे लिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है या फिर ग्राम मॉलिक्यूल हो जाता है, सेम ही चीज है। ठीक है भाई। अब इसके बाद इस तरीके से आप और भी सॉल्व कर सकते हो, और भी एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितना आएगा हमारे लिए 44 ग्राम। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 44 ग्राम, सेम ही चीज है। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमें पढ़ना होता है, एक चीज होती है जिसका नाम होता है फॉर्मूला मास। ठीक है भाई, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास, देखो बेटा, फॉर्मूला मास की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग जनरली किसके लिए बात करेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए बात करेंगे। ठीक है भाई, तो उनको हम लोग फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, उनका फॉर्मूला मास निकाला जाता है। ठीक है भाई, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, जैसे मैं बात करता हूं NaCl के लिए, तो NaCl हमारे लिए एक फॉर्मूला यूनिट है। क्या है भाई, ये फॉर्मूला यूनिट है। मतलब NaCl को जब आप देखोगे तो उसमें कई सारे Na होंगे, कई सारे Cl होंगे, है ना भाई। तो उन सबका मास कैलकुलेट करेंगे तो वो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग फॉर्मूले का मास निकालते हैं। इनका फॉर्मूला, जो हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है उसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है NaCl, तो उसका मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, of NaCl, this would be equal to mass of Na plus mass of Cl। बहुत ही सिंपल है, तो जो भी फॉर्मूला है उसका मास कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि 23 प्लस 35.5, दिस वुड कम आउट टू बी 58.5 AMU। तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। क्या नाम देंगे, फॉर्मूला यूनिट मास नाम दे देंगे। ठीक है, और भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट मास आ जाएंगे। ठीक है भाई, इसके बाद अब ना आपको एक टास्क मिलेगा कि आप असाइनमेंट सॉल्व कर लीजिए भाई। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको एक होमवर्क है। वो होमवर्क क्या है, सॉल्व असाइनमेंट। क्या करना है भाई, सॉल्व असाइनमेंट्स। ठीक है भाई, सारे के सारे असाइनमेंट जो आपको मिल रहे हैं वो सॉल्व करते जाइए। ठीक है भाई, और अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं ऐप के ऊपर ही। ठीक है भाई, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, सभी बच्चे ज्वाइन होना। ठीक है भाई, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग टू ऑल।